नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शुरू करने जा रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया चीज, केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक। स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक नाम से क्लियर है, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर की इस पर किताबें भी आती है स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक के नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग पूरा का पूरा कवर करूंगा, बट बॉन्डिंग के केमिकल बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में मेजर देखने को मिलते हैं, डी ब्लॉक में भी। बट यहां जो हम लोग मेजर समेटेंगे चीजों को, वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। लाइक बॉन्डिंग का अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा तो उसका एप्लीकेशन जाके पी ब्लॉक के किसी कंपाउंड पर लागू होगा। ठीक है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं पी ब्लॉक एस ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल एनालिसिस को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस यूनिट में ये काफी बड़ा यूनिट है। यहां से जेई एडवांस्ड का एक बड़ा सा एरिया ओपन होता है। मतलब जब आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा तो जेई एडवांस्ड के आप 4 क्वेश्चंस हर साल आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आराम से। अभी से पीछे के जो चैप्टर्स थे उसमें बेसिकली जेई मेन या नीट के वो चैप्टर्स होते थे, लेकिन यहां के ऑनवर्ड्स जो है वो जेई एडवांस्ड के भी चैप्टर हैं ये, और मेन और नीट के तो खैर है ही है। ठीक है, तो ये सारे कंपटीशन के लिए इक्वली 3-4 क्वेश्चंस लाएगा आपका ये यूनिट। केमिकल बॉन्डिंग 40% है और 60% इसका जो है, मतलब अगर 10 लेक्चर अगर है, मान लीजिए कि अगर 10 लेक्चर आप ले रहे हैं तो 4 क्लासेस आपकी केमिकल बॉन्डिंग और 6 क्लासेस उसके एप्लीकेशंस पी ब्लॉक एस ब्लॉक है। तो हालांकि ये 10 लेक्चर का तो यूनिट है नहीं, काफी बड़ा यूनिट है, काफी बड़ा है। ठीक है, काफी बड़ा कह सकते हैं कि आधे से थोड़ी सी ही कम इनऑर्गेनिक है ये अपने आप में, क्योंकि इसमें ब्लॉक हमने बहुत ज्यादा डाल रखा। 40% इनऑर्गेनिक तो है करीब करीब। तो मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आप लोगों को स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक की दुनिया में। उसका शुरुआत हम लोग करने वाले केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। उम्मीद है आप लोग लाइव क्लासेज या रिकॉर्डेड या जो भी जिस तरीके से आपको ऑनलाइन मोड में लेक्चर्स मिलते हैं उसका आप नोट्स तैयार करते हैं और रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीज की लैकिंग है वो है डिसिप्लिन। आपके पास सारी चीजें होती है फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई में मजा उन लोगों को आता है जो इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। उनको फिर कहना नहीं पड़ता है कि आपका शेड्यूल क्या है, लाइव क्लासेस आनी है कि रिकॉर्डेड आनी है। तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें। आपका हर चीज जा सकता है, आपकी सारी संपत्ति लूट सकती है, आपका जो नॉलेज है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा अपना ज्ञान बढ़ाने पर अपना फोकस लगाएं। और यही उम्र है, यही 1-2 साल 3 साल 4 साल जो अच्छे से पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया दोस्त, उसके बाद इतने बिजी हो जाओगे जिंदगी के झमेलों में। आपने सुन रखा होगा जिंदगी डैश है। ठीक है, तो इतने झमेलों में फंस जाओगे कि फिर मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो केमिकल बॉन्डिंग को भी सीख लो अच्छे से, और इस बहाने जेई नीट एडवांस्ड मेन जो भी आपका वो भी क्रैक करे कंपटीशन। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन के तौर पे केमिकल बॉन्ड ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाइए पहला पेज। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? सिंपली केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छे से आप सुने, मैंने बोला कि सिंपली केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जब दो एटम एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यह फोर्स एटम को बांध के रखता है, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। एन अट्रैक्टिव फोर्स विच binds the atom together। लेकिन कब दोस्तों? together when they react chemically with each other। ये लाइन जोड़ना जरूरी है।
क्योंकि कई बार कुछ एट्रैक्टिव फोर्स ऐसे भी होते हैं जो एटम्स को बांधते हैं और उसको केमिकल बॉन्ड ना बोल करके हम लोग फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे वेंडरवाल फोर्स। तो वेंडरवाल फोर्स भी मेटेलिक बॉन्ड, तो वेंडरवाल फोर्स भी एटम्स को बाइंड करता है, बांधता है, ठीक है, बट वहां एटम के बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो हमने यहां स्पेसिफाई किया है क्या कि यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को बांधेगा एक साथ जब ये रिएक्ट करेगा केमिकली। अच्छे से आ जाइए, देखिएगा, मान लीजिए आपका ये एक ए एटम है और एक बी, दो आइसोलेटेड एटम्स हैं, ठीक है। अभी ये दोनों आइसोलेटेड है, मतलब अलग अलग है, मतलब दोस्त दोनों के बीच की जो दूरी है r टेंस टू इंफिनिटी, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू 0 हो जाएगा। अच्छे से सोच ले, आप पढ़ाया हमने, जब r काफी बड़ा होगा तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब ये दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन में जा रहा है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व होना है। अच्छे से समझे आप, एक्चुअली ये आपका एक ये एटम है और ये दूसरा एटम है, और दोनों अभी काफी बड़े डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इन्फिनाइटली सेपरेटेड। अब इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा टेढ़ा हम लोगों ने बना लिया, ये लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन और बीच में न्यूक्लियस। उसी तरीके से इसके न्यूक्लियस ने भी इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, अच्छे से लिख ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच एक रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच भी एक रिपल्सन होगा। ध्यान से, अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन होगा, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच। और रिपल्सिव फोर्स कौन कौन सा होगा, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच होगा ना, और दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन फिर भी दोनों पास आएंगे बॉन्ड बनाने, इसका मतलब है कौन सा फोर्स बड़ा होगा, भारी होगा, अट्रैक्टिव। क्या बोला हमने, फिर भी ये दोनों पास आएंगे, इसका मतलब आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, बड़ा है, भारी है रिपल्सिव से। तो दोनों क्लोज आए, और जब ध्यान से देखो, अट्रैक्टिव फोर्स आपके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, और रिपल्सिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। अच्छे से सीखोगे, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं सिस्टम का, जो चार्ज बेस्ड सिस्टम होता है, तो आप क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बाय R टू द पावर n, जो कुछ भी लिखना है। तो आपका जब R इन्फिनाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू 0 हो जाएगा। आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखते हैं दोस्त, ऑपोजिट चार्ज के बीच यही लिखेंगे ना, या कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर n। तो जब R इन्फिनाइट होगा, शुरू में दोनों सेपरेट था, मतलब दो अलग अलग एटम थे, इन्होंने रिएक्शन नहीं किया था, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स से, ध्यान से, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों काम करेगा, लेकिन क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव ज्यादा होगा रिपल्सिव से। तो अट्रैक्टिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहा होगा और रिपल्सिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इससे क्या होगा, नेट कम होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा घटाएगा, ये ज्यादा है अमाउंट में, सही है, और ये कम बढ़ाएगा, तो नेट फाइनली घटेगा। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, ये इक्विलिब्रियम पर सिस्टम आ गया, अच्छे से देख ले। अब जो यहां पर दोनों के बीच का R होगा, डिस्टेंस, ये कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। अच्छे से देखोगे, यहां पर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है, इसीलिए
आप कहेंगे कि du बाय डी आर, पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफरेंशिएट करोगे इक्विलिब्रियम पे तो ये 0 आ गया, और इस यहीं पर हम लोग बोलेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो जितने से आपका ये एनर्जी डाउन हुआ है वही इसका बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। हम करके दिखाते हैं चीजों को। आ जाइए, फिलहाल ये आपका इस तरह से ए बी बॉन्ड बना। ए बी आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है और ए बी कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। नहीं, आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बोलते हो, ए बी वो भी हो सकता है और ए बी कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छे से सीखोगे, ठीक से देखो। तो हमने बोला कि दो एटम इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे, दोनों आइसोलेटेड एटम थे, ठीक है। हमने बोला बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को करीब आना जरूरी है। तो जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड था उस समय में दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था यूजुअली, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 था। पोटेंशियल एनर्जी आप समझ पा रहे हैं, हमने कई बार आपको बताया है, दो चार्ज की वजह से जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं 1/r⁴ कभी r², कभी r³, कभी r, इस तरह से करके आप बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 था। अब धीरे धीरे क्लोज आ रहा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस एक के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, दोनों का न्यूक्लियस रिपेल भी करेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा। लेकिन चूंकि पास आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है। तो अट्रैक्टिव जितने पोटेंशियल एनर्जी को घटाएगा, रिपल्सिव उतना पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा नहीं। अट्रैक्टिव आकर्षण बल पोटेंशियल एनर्जी को लोअर डाउन करता है, और रिपल्सिव फोर्स विकर्षण बल पोटेंशियल एनर्जी को एलिवेट करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो फाइनली जब जहां पे आके रुकेगा, जहां दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, तो उस पोजीशन पे हम लोग बोलेंगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो जब आप इस सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी देखें तो अब चूंकि आर का एक वैल्यू है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ निकलेगा। मान लो -u। ऐसे आर की जब एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो आएगा ना नेगेटिव में, तो मान लिया -u। तो कितने से इसने एनर्जी को घटाया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल -u और इनिशियल 0 इक्वल्स टू -u। यही हमारा बॉन्ड एनर्जी हो गया। हमारे बॉन्ड की एनर्जी, मजबूती का रिप्रेजेंटेशन यही होगा। हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो यही एनर्जी है जो लिबरेट हुआ यहां से फ्री स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट से आकर के इस बॉन्डेड स्टेट पर पहुंचने पर। और इस बॉन्डेड स्टेट में दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी हो गई, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर हुआ, इसलिए du बाय डी आर इक्विलिब्रियम पर 0 हुआ। सर du बाय डी आर आपने क्या लिखा? जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं आर के टर्म में, रिस्पेक्ट में, तब निकलता फोर्स। तो यहां पर दो तरीके के फोर्स है, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। तो दोनों अमाउंट में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर आकर के सेम होगा, बट वेक्टोरियली अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों ऑपोजिट है। इसीलिए du बाय डी आर इक्विलिब्रियम पर 0 हुआ, मतलब नेट फोर्स यहां पर 0 हुआ, इक्विलिब्रियम पर काउंटर बैलेंस हो गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, और अगर कोई डाउट हो तो पूछे यहां पर प्लीज। जी, अब जो आपको मैंने यहां पे बनाया है, इसको मैं एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर करता हूं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। बस वीडियो पर बने रहे, ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सिस पर मैं आर ले रहा हूं। आर क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एक एक्सिस पर मैं आर ले रहा हूं और एक एक्सिस पर मैं ई ले रहा हूं। ई मतलब एनर्जी, ठीक है, दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। एक एक्सिस पर मैं ई ले रहा हूं, पी लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, ये 0,
तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। पोटेंशियल एनर्जी प्लस का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव से ज्यादा रिपल्सिव है, और माइनस का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव ज्यादा है रिपल्सिव से। ठीक है, जाहिर सी बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे रिपल्सिव फोर्स से। अब सोचो, जब इस प्रोसेस को शुरू करो तो दोनों एटम शुरुआत में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट थे, बहुत लार्ज। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जब दोनों सेपरेट थे, इसका मतलब शुरुआत के फेज में वो लार्ज डिस्टेंस आर इस पर है, तो वो शुरुआत के समय में काफी दाहिने थे, राइट थे। मतलब कर्व लेफ्ट से शुरू नहीं होगा, राइट से शुरू हो रहा। क्यों? शुरुआत में डिस्टेंस काफी लार्ज था। लेकिन ध्यान से, धीरे धीरे ये डिस्टेंस घटेगा। मतलब अब यहां से हम लोग इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आर धीरे धीरे दोनों के बीच का कम हो रहा। अच्छे से सुने, और जब आर कम हो रहा है, मतलब कर्व पर लेफ्ट जा रहे हैं, उस समय जरा सोचे कि पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आर कम हो रहा है तो उस समय में पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, क्योंकि दोनों फोर्स में अट्रैक्टिव ज्यादा है, इसलिए घट रही है ज्यादा और बढ़ रही है कम, मतलब फाइनली घट रही है। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है हम लोगों को नीचे जाने पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। मतलब कर्व पर अपन लेफ्ट आएंगे बेटा और नीचे जाएंगे। चला जा, ये देख, ठीक है, लेफ्ट आए और नीचे गए। एक जगह पर आकर के हम लोग रुक गए जहां अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स सेम हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। मतलब इस पोजीशन पर नेट पोटेंशियल एनर्जी डी बाई डी आर, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पर ये जीरो हो गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट हुआ। ठीक है, अच्छे से देखते जाए आप। हमने बोला ऐसा आप गलती से भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने कर्व को ऊपर से लाया तो ऊपर वाले एरिया में अट्रैक्टिव ज्यादा या रिपल्सिव। सोचो, अब जब बेटा रिपल्सिव ज्यादा तो फिर क्लोज कैसे आया, करीब कैसे आया? करीब आने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जब अट्रैक्टिव ज्यादा होगा रिपल्सिव से। इसका मतलब कर्व पर आप ऊपर से नहीं आएंगे, नीचे से आएंगे, ऐसे पैरेलल। ये लो, अब समझ में आया? ये वाला सिचुएशन अगर आप दिखा रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा अट्रैक्टिव से तो करीब कैसे आएगा? बॉन्ड ही नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए। अब इस जगह पर आकर के इन लोगों ने बॉन्ड बनाया। अब यहां से क्लोज फिर नहीं जाएगा। देखो, शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफिनाइट, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कुछ ना कुछ हुआ, आर कम हो रहा है, और यहां पर आकर के ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, साइज एक ही तरह का लिखो, अदरवाइज आप लोग फिर तिल का तार बना देंगे। ये चलो, ये बॉन्ड बन गया, यही दूरी अब आर आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई। अब अगर यहां से क्लोज ले जाना चाहेंगे और नजदीक, जहां बॉन्ड बन गया, तो अब रिपल्सिव फोर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए अब अगर यहां से ले जाना चाहोगे तो अचानक कर्व उठने लगेगा तेजी से। क्लियर है? ऐसे। लेकिन हमने क्यों डॉटेड किया? अपना बॉन्ड यही बन गया। यहां पर जितनी एनर्जी हमारी कम हुई जीरो पोटेंशियल एनर्जी से, यही हमारी यू है, यही हमारी बॉन्ड एनर्जी है। आपको दोस्त अब समझ में आ गया होगा। पहले एनर्जी जीरो, फिर धीरे धीरे घटते घटते आर कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुआ, और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पर आकर के अब इस समय में जो आपका यू है वही आपकी बॉन्ड एनर्जी है। अगर आपने इस यू को वापस अगर दे दिया, इस बॉन्ड को यू, इस ए बी बॉन्ड को अगर आपने यू एनर्जी दे दिया प्लस यू, माइनस नहीं प्लस, माइनस मतलब रिलीज हुआ था बनते समय, तो ये वापस ए प्लस बी आइसोलेटेड एटम्स में ब्रेक कर जाएंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए इस समय में हम लोग इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहे हैं। बॉन्ड अपन तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कही जा रही है। हालांकि मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रहा हूं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, थोड़ा सा फर्क होता है, हल्का सा, कुछ वैसा नहीं, अमाउंट वाइज फर्क नहीं होता।
हम लोग किस तरीके से उसको बोलते हैं, एक एवरेज के टर्म में होता और एक एज अ होल के टर्म में होता, मतलब एक एवरेज होता और एक एज अ होल होता। तो अभी हम लोग नहीं, बाद में जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी हमने बोला जो एनर्जी लिबरेट हुई है बॉन्ड बनने में, हमने उसको बॉन्ड एनर्जी बोल दिया, वही हमारी बॉन्ड की मजबूती है। अगर वो एनर्जी वापस दे दी जाए, इस बार प्लस में लगाना होगा, तो वही एनर्जी से अपना बॉन्ड ब्रेक भी करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस समय हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इस पॉइंट पर जो हमारा ये आर, यही आर क्या होगा अपना दोस्त, बॉन्ड लेंथ। आप समझ गए होंगे, दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये हमारा बॉन्ड लेंथ हुआ। तो एक चीज तो अब यहां से बहुत देख लो अच्छे से, इस चीज को मैंने ग्राफ पे बनाया। दोनों के बीच की पहले दूरी इन्फिनाइट, फिर दोनों क्लोज आया, दूरी कम होती चली गई, पोटेंशियल एनर्जी घटते चला गया, इसलिए डाउन गया। इक्विलिब्रियम स्टेट ये हो गया जहां पर एक सर्टेन दूरी आ गई, वो दूरी हमारा बॉन्ड लेंथ आर हो गया, और जितनी ऐसे एनर्जी हमारा घटा है, लिबरेट हुआ है, वही हमारा यू बॉन्ड एनर्जी हो गया। यही वाला अपना बेटा क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। अगर हमने यही यू एनर्जी फिर से दे दिया तो ये आइसोलेटेड एटम में ब्रेक कर जाएगा, तो अपन इसी को क्या बोलेंगे, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहे हैं। क्लियर हो गया, चलो आ जाओ ध्यान से देखो। तो अब मैं इसको यहां पे हटा रहा हूं। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यह चीज यहां से बहुत साफ है कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, और हां कर्व को मैंने सिखाया ऊपर से नहीं ला सकते हो, नीचे से लाना है, लाइन में टच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच हो गया तो फिर अट्रैक्टिव रिपल्सिव से हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। नीचे डाउन होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तभी अट्रैक्टिव ज्यादा रिपल्सिव से, तभी क्लोज आना स्टार्ट होगा, इसलिए जस्ट नीचे से लाएंगे। ये पहले स्मूथ होता है, मतलब धीरे धीरे, लेकिन जब बॉन्ड जहां बन गया वहां से क्लोज जाओगे ना तो एक्सपोनेंशियली उठता, बहुत तेजी से उठता, गिरता है स्मूथली, उठता है एक्सपोनेंशियली, काफी तेजी से। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये क्लियर किया। अब मैं बोल रहा हूं यहां से एक चीज और क्लियर है, ठीक से देखो, बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हुआ, इतना इतना अमाउंट से एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब एक्सो निकलना, थर्मिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लिबरेट होना। तो बॉन्ड जब भी बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आपका बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज ही होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने या वीक बॉन्ड बने। ध्यान से सुने, चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है बेटा फिजिकल बॉन्ड। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, मजबूत बॉन्ड्स होते हैं। मजबूत बॉन्ड मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसके बनने में, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और फिजिकल बॉन्ड्स जो होते हैं ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इसके बनने में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो चाहे केमिकल बॉन्ड बने या फिजिकल बॉन्ड बने, आयोनिक बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने, या हाइड्रोजन बॉन्ड बने, वैन डर वाल्स फोर्स बने, बॉन्ड फॉर्मेशन सब का सब एक्सोथर्मिक होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड बनेगा तो ये एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है, इसको एकदम अच्छे से गांठ बांध ले आप। कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी, कोई भी डेफिनेशन ले ले तो वो परमानेंट नहीं है, वो सही नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी डेफिनेशन हमेशा काम नहीं करता है, उसमें इफ बट्स आते रहते हैं, कोई भी डेफिनेशन हमेशा करेक्ट नहीं होता। कोई लाइन इनऑर्गेनिक में कहा जाता है कि करेक्ट नहीं है, उसमें इफ बट्स आते रहते हैं, लेकिन ये लाइन कभी भी गलत नहीं होगी। कौन सी लाइन, कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड बनेगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी लगने का कोई सवाल नहीं है।
तो पहला ये जो सेकंड पेज हम लोगों ने लिया, बस उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा और यहां से हमने एक क्लियर चीजें लिखी कि बॉन्ड कुछ भी बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह, केमिकल बॉन्ड, और फिजिकल बॉन्ड्स किसको हमने बोला, जैसे वेंडरवाल फोर्स वगैरह हमने कई बार समझाया, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स वगैरह में भी समझाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जेनॉन जेनॉन के बीच वेंडरवाल फोर्स काम करते हैं, बहुत सारा हमने ऐसा एग्जांपल लिया, जेनॉन का वाटर में जाकर के डिसॉल्व होना, ये सब वेंडरवाल फोर्स की वजह से होता है। तो फिजिकल बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो सब वेंडरवाल फोर्स, एच बॉन्ड वगैरह, लेकिन उनके फॉर्मेशन में भी एनर्जी रिलीज होगी, और इसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन हर हाल में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए अगले पेज में मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं जहां इसको लेके कंफ्यूजन आना चाहिए, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर अपन उसको क्लियर करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और बताएं अच्छे से आप सीख पा रहे हैं या नहीं, प्लीज जल्दी, गेट इट फास्ट। जी दोस्तों, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से देखें, ध्यान से देखिए, मेरा एक काफी फेवरेट एग्जांपल है और इसके बहाने आप सीख भी सकते हैं, बड़ा अच्छा है। लेट फॉर्मेशन ऑफ NCl3, ध्यान से देखो, N2 प्लस Cl2 अगर आप करोगे तो NCl3 बनेगा, बैलेंस करना है कर लो, 2 लगाओगे और यहां 3 लगाओगे, बैलेंस हो गया। अगर इस प्रोसेस के डेल्टा H को देखोगे, इस प्रोसेस का जो इंथाल्पी चेंज है, अभी मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा इंथाल्पी और एनर्जी में डिफरेंस का, तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा H है, मतलब चेंज इन एनर्जी ही समझ लो इंथाल्पी की जगह, प्लस 232.5 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। मतलब यह है कि आपने जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाया, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड काफी खतरनाक कंपाउंड है, काफी खतरनाक कंपाउंड है, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड से में अगर आप उसमें फिंगर डालेंगे तो आपका फिंगर जल सकता है, बर्न कर जाएगा, मतलब काफी एक्सप्लोजन, विस्फोट भी ये कर सकता है, बहुत खतरनाक चीज है, पॉइजनस तो खैर है ही, हार्मफुल है। NCl3 के एनवायरनमेंट में अगर आप रहेंगे, हल्का फल्का अमाउंट भी अगर आपकी स्किन वगैरह को मिलेगा तो स्किन भी डैमेज होएगा, बहुत कुछ। और ये बनता कैसे है, लैब में तो खैर बनने का अलग चीज है, बनता कैसे है, हम लोग जो इधर उधर जो हम लोग यूरिन पास आउट करते रहते हैं दीवार पर, जहां जहां लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना, हम इंटरेस्ट लेके वहीं पे खड़े होते हैं, नहीं, तो ये सारा जो यूरिन है वो आपके अर्थ के थ्रू, पोर्स के थ्रू वो वाटर में पहुंचता है, और वाटर में पब्लिक सप्लाई वाटर, जब आपको नल जल योजना जो आपने सुना होगा, तो पब्लिक सप्लाई वाटर जब जिसमें क्लोरीनेटेड होता है, खास करके क्लोरीन मिलाया जाता है, तो क्लोरीन से वो आपका यूरिया, ठीक है, जो आपके यूरिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो उससे कंबाइन करके NCl3 बना सकता है। तो आपके वाटर में वो NCl3 को हटा नहीं पाएंगे, वो आ सकता है, उसको चाह के भी नहीं हटा। तो ये सब ना इधर उधर जो हम लोग करते हैं ना, तो उसको बंद कीजिए, ठीक है, बहुत गलत चीज है, इससे आपके पानी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सेकंड, स्विमिंग पूल में जो हम लोग नहाने का एक फैशन बनाते हैं, वहां भी आपके बॉडी से स्वेटिंग, जो पसीना निकलती है, उससे यूरिया बहुत अमाउंट में पास आउट होता है। फिर यूरिया और स्विमिंग पूल में तो एकदम डाला जाता है पर्पसफुली क्लोरीन, ब्लीच करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो क्लोरीन जो पर्पसफुली डाला गया और यूरिया जो आपके पसीने से निकला, या लोग यूरिन भी पास आउट करते हैं स्विमिंग पूल में काफी ज्यादा, बहुत लोगों को जब वेदर मतलब टेम्परेचर जब चेंज होता है तो यूरिन प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा होता है ह्यूमन में कि अगर तुरंत ठंडा गर्म करो तो उनको यूरिन प्रेशर फील होता है, ब्लैडर उनका काफी तेजी से फिल होता है, तो वो यूरिन पास आउट कर देते हैं, और ऐसा लोग बहुत सारे करते हैं, अलग बात है कि लोग बताते नहीं। तो
उससे क्या होगा कि वो तो बहुत खतरनाक चीज हो गया कि स्विमिंग पूल में अगर किसी ने यूरिन पास आउट कर दिया, स्वेटिंग किसी को होती है तो वो सब, तो इससे NCl3 बनता है। तो NCl3 काफी खतरनाक होता है। इसको एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट का नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी, वो थे उनका नाम भी भूल जाते हैं। वो एक एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन के थ्रू साइंटिस्ट की, काफी फेमस साइंटिस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में, उनका रूल ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ आप पढ़ते हैं, ड्यूलोंग, उनकी तो परमानेंटली एक आंखें चली गई और 2 उंगली चली गई उसके विस्फोट से। वो लैब में उसके साथ काम कर रहे थे। तो NCl3 बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज सिखाया कि यूरिन इधर उधर पास आउट ना करें। क्लियर है, ये एकदम ध्यान रखें इस चीज को। और स्विमिंग पूल में नहाना आपको अगर अच्छा लगता है तो वो अच्छी चीज नहीं है, वो खराब चीज है। क्लोरीन और यूरिया अगर यूरिन पास आउट नहीं भी करे तब भी आप बॉडी स्वेटिंग होती है ना, कोई आप ठंडे जगह पे तो जाके स्विमिंग पूल में नहाते नहीं है, गर्म जगह पे। तो जैसे ही आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, वाटर से बाहर ऊपर आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो धूप जब आपको लगती है तो फिर पसीना निकलता है, वो सारा पसीना तो उसमें जा रहा है। पसीना मतलब यूरिया जा रहा है, यूरिया और क्लोरीन मिलकर के NCl3 का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। NCl3 ने बहुत लोगों की जानें ली है, बहुत लोगों की आंखें ली है, उंगलियां ली है। ठीक है, और पॉइजनस होता है। एनीवेज, आ जाइए। तो N2+Cl2 NCl3 हमने बनाया। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन तो है, 2 मोल NCl3 बनता अगर आपने 1 मोल N2 लिया और 3 मोल क्लोरीन लिया। तो कितने मोल यहां पर बॉन्ड्स बने? 6 मोल्स। ध्यान से देखें, 6 NCl बॉन्ड्स अगर मोल में लेंगे तो 6 मोल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 में 3 आया तो आपका 2 में कितना आया? 6 आया, तो 6 NCl बॉन्ड्स आ गए। क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब देखो यहां पर क्या, यदि मैंने लिखा डेल्टा H प्लस 232.5 किलो जूल पर मोल, क्या इसका यह मतलब हुआ कि NCl बॉन्ड बनने में एनर्जी लगी? मींस NCl bond formation is ध्यान से इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी जहां लगती है, और एक्सोथर्मिक मतलब जहां एनर्जी रिलीज होती है। हमने कई बार पीछे के लेक्चर में बताया। तो क्या बॉन्ड बनने में एनर्जी लग गई? क्योंकि अभी अभी हमने बताया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और अभी यहां पे हमने क्या दिखाया कि इस प्रोसेस का 232.5 प्लस लिखा, मतलब रिलीज नहीं, लग रही है। तो एक्चुअली यहां पर तो 6 NCl बॉन्ड्स बने, 2 मोल में 6 मोल्स। तो क्या बॉन्ड बनने में एनर्जी लगी इंडोथर्मिक? जी नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट गया कि यहां बॉन्ड बनने में एनर्जी लग गई तो आप गलत समझ रहे हैं। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से देखिए। एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ NCl3 involves bond breaking as well as बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है दोस्त, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का बनना। और जो डेल्टा H है वो एल्जेब्रिक सम है सारे चीजों का। समझ में आया? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंथैल्पीज इन्वॉल्व्ड। एक्चुअली जो रिलीज हुआ या जो लगा, उन सारे का एल्जेब्रिक सम है। कौन? ये जो आपका डेल्टा H है, जो आपने यहां लिखा हुआ। सर क्या है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, आपका ये पहले आपने सीखा है एटम को जोड़ना, वहां एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। आपने क्या सीखा? A+B आइसोलेटेड एटम्स, लेकिन यहां एटम्स नहीं, यहां मॉलिक्यूल्स है। तो पहले आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इससे आपका 2 मोल नाइट्रोजन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स आएंगे। ध्यान से दोस्त, क्योंकि बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में जो कर्व मैंने ड्रॉ किया था उसमें मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं किया था, एटम रिएक्ट किया था। तो आपको एटम में लाना है पहले,
इस प्रोसेस का, इस स्टेप का डेल्टा एच क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वही U किसका? N2 का। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना होता है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। अब इसी तरीके से आपका Cl2 का भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस स्टेप का डेल्टा एच क्या होगा? 3 इंटू, चूंकि 3 मोल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ईच मोल ऑफ Cl2। क्लोरीन के हर एक मोल को तोड़ने में, ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगी होगी उसका 3 गुना एनर्जी देंगे, तब आपका 6 मोल क्लोरीन गैसियस आइसोलेटेड अकेला एटम्स मिलेगा। ध्यान से अच्छे से नजरें जमाए रखें। अब ये दोनों कंबाइन होगा। अब यहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, वो वाली बातें जो आपने पढ़ी थी। ये वाली चीजों के बारे में मैंने बोला है कि एक्सोथर्मिक होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन ये है बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस तरीके से 2 मोल नाइट्रोजन गैस और 6 मोल ये मिल करके आपका 6 मोल NCl बॉन्ड्स बनेंगे। ध्यान से 2 मोल्स ऑफ NCl3 बोल लोगे इसको। और इस स्टेप का जो डेल्टा एच होगा, ये रिलीज होगी एनर्जी नेगेटिव। कितना? 6 मोल NCl। 1 मोल NCl को तोड़ने में जितनी लगेगी उसका 6 गुना ज्यादा रिलीज होगा, माइनस, ध्यान से, 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NCl बॉन्ड। क्लियर है? कितना रिलीज होगा दोस्त? तो पर मोल जो NCl बॉन्ड में रिलीज हो, NCl बॉन्ड को तोड़ने में जो पर मोल लगेगा उतना ही रिलीज होगा, जितना लगेगा उतना ही रिलीज होगा। तो ऐसा 6 मोल वाला, तो 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NCl बॉन्ड का जो भी बॉन्ड एनर्जी होगी। अब जो इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एच होगा उसमें क्या क्या जुटेगा जरा समझ जाइए। जो ये डेल्टा एच होगा इसमें क्या सब जुटेगा? सबसे पहले बॉन्ड, ध्यान से, सबसे पहले इसको अगर लिख लो डेल्टा H1, इसको डेल्टा H2 और इसको डेल्टा H3, तो ये किसका किसका एल्जेब्रिक सम होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। मैं करके दिखाता हूं आपको अगले पेज में। यहां तक अच्छे से देख ले चीजों को। क्या कहीं पर आपको कोई डाउट की कोई गुंजाइश बनती है? अच्छे से आप देख ले, कहीं कोई डाउट की गुंजाइश बनती है तो मैं आपके सामने हूं, प्लीज एक बार देखें। जी, तो आइए, यहां तक उम्मीद है आप लोगों की चीजें काफी अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो इस नेक्स्ट पेज में हम लोग अब जो हमने अभी उस पिछले वाले रिएक्शन कॉम्बिनेशन का लिखा है उसका एक बार डेल्टा एच सम करते हैं। आइए अच्छे से ध्यान से देखिए। मैंने बोला कंफ्यूजन क्या था, अच्छे से देख ले। कंफ्यूजन ये था कि अगर इस रिएक्शन का आपका इस तरीके से वैल्यू हमने दे दिया, तो मेरा यह कहना था कि क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो गया क्या? प्लस में दिया हुआ है तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो गया? मैंने ये बोला कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या इंडोथर्मिक हुआ, तो मैंने आपको जवाब दिया, खुद ही जवाब दे दिया आपको कि ऐसा देखने से लग रहा है ये ऐसा सही नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन इंडो नहीं है। एक्चुअली इसके बनने में 2 स्टेप है, कुछ बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, और कुछ बॉन्ड का बनना। इन दोनों का ब्रेक होना और प्लस NCl बॉन्ड्स का बनना। हमने ये क्लियर किया कि इसमें 6 मोल्स ऑफ NCl बॉन्ड्स आए, ये बनना, ये दोनों कंबाइन होकर के ये बनाया। ठीक है, तो 2 स्टेप है, ये ब्रेकिंग है और ये फॉर्मेशन है, तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। तो कुल मिला के जो रिएक्शन का डेल्टा एच है, डेल्टा एच पर मोल, ध्यान से देखें, पर मोल ऑफ NCl3 फॉर्मेशन, ध्यान से देखें, NCl3 के पर मोल के लिए इस इक्वेशन से NCl3 कितने मोल बने? 2 मोल। तो पर मोल जो बटा निकालोगे तो सारे एनर्जी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी दी और जितनी एनर्जी रिलीज हुई, अगर सबको जोड़ोगे तो 2 मोल NCl3 तैयार होंगे। तो अपना जो पर मोल NCl3 तैयार होगा
उसमें तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, हमने बोला डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, लेकिन पर मोल के लिए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सोचो, अब आ जाओ, डेल्टा H1 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2, पहले इसको तोड़ा, 3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 और -6 इंटू प्लस -6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NCl, सही है, डिवाइडेड बाय 2। अब सबकी वैल्यू आनी जरूरी है, 945 किलो जूल N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दोस्त, N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 945 किलो जूल पर मोल, याद रखनी है वैल्यू आपको। Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दोस्त 240 किलो जूल पर मोल, याद रखना होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन का याद रखिए, फ्लोरीन की भी होती है, कुछ कुछ का याद रखना काफी जरूरी है, 156 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जैसे NCl का याद रखना तो जरूरी नहीं है, बट यहां बता दे रहा हूं मैं, इसका है 200। कुछ कुछ का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का लिस्ट आपको पता रहना चाहिए, कुछ कुछ का, ठीक है ना। जैसे O2 का होता है 490, O डबल बॉन्ड O2 जो आप लिखते हैं, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 490 किलो जूल पर मोल, तो याद रखना है आपको। HH की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन वाली बॉन्ड एनर्जी, इसकी होती है वैल्यू 435 के आसपास किलो जूल पर मोल। HF की बॉन्ड एनर्जी कुछ कुछ याद रखनी है, जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 5-6 सब प्लस में है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन लिखा है, 569 किलो जूल पर मोल, 70 भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा की नहीं मैं बात करता हूं, 10-12 तो बिल्कुल याद ही रखना है, ये सब तो काफी इंपॉर्टेंट है, और भी एक बार में सारा तो लिख भी नहीं सकता हूं। तो चलो आ जाओ, तो डेल्टा H मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका 945 N2 का, अब Cl2 का पर मोल बॉन्ड तोड़ने में 240, तो 3 इंटू 240 किलो जूल, सही है, और प्लस 6 इंटू NCl का कितना है, मैंने 200 बोला, देख बेटा, तो -200 किलो जूल डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से देख, प्लस 945 प्लस 720 -1200 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया आपका 1665 -1200, 465 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू प्लस 232.5 किलो जूल। अब ये पर मोल आ गया, चूंकि आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। इसका मतलब हुआ कि NCl3 का जो फॉर्मेशन का जो डेल्टा H था वो है 232.5 किलो जूल पर मोल। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, मतलब NCl बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही था। NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, उसमें दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही था। NCl मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो गया। NCl3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनना और टूटना दोनों चीज है। और जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो जाए, वैसे मॉलिक्यूल, वैसे कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसीलिए यह अनस्टेबल भी है और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर का है। NCl3 अनस्टेबल कंपाउंड है। जब भी ऐसे कंपाउंड जिसके फॉर्मेशन का, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का डेल्टा H पॉजिटिव हो, तो उम्मीद करें, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% गारंटी है, ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल बनने में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी लग भी सकती है। अगर मॉलिक्यूल बनने में रिलीज होती है तो ऐसे कंपाउंड काफी स्टेबल होते हैं, और अगर लग गई तो सामान्य तौर पर, कभी कभार स्टेबल भी हो जाते हैं, बट सामान्य तौर पर जिस मॉलिक्यूल के बनने में एनर्जी लग जाए
वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। जितनी ज्यादा लगी उतनी इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो NCl3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, पावरफुल एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक के रूप में NCl3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया। आपने हम्फ्री डेवी का नाम सुना होगा, सर हम्फ्री डेवी का नाम सुना होगा। एक्सप्लोजन में उनकी भी एक आंखें बहुत दिन तक खराब रही थी। मैकल फैराडे, उनके साथ भी हादसा हो चुका है NCl3 के एक्सप्लोजन से, विस्फोट से। और हमने बताया डिलोंग साहब की तो आंखें चली ही गई, उंगलियां चली गई। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए NCl3 की वजह से। ठीक है, तो जब भी ऐसा हादसा है तो उस पर ये बातें आप कह सकते हैं। मैं आगे NCl3 के साथ NF3, NBr3, Ni3 की भी एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मैं आपके सिलेबस में, चूंकि पी ब्लॉक में पढ़ना होता तो 2-4 लाइन मैं उसका डिस्कशन में लाता हूं। बाकी उसकी कहानी डिटेल में हायर क्लासेस वाले को ज्यादा अच्छे से पढ़नी होती है। आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा सा बता देता हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और मेरे को बताएं इंटरेस्टिंगली समझ में आया सब कुछ अच्छे से या नहीं, प्लीज। आइए दोस्त, अब हम लोग आज के इस आखिरी पेज में थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें। ये जो NX3 है, ये नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड है। ये जो आपके NX3 है, ये जो आपका नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स है। ठीक है, इसकी कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग भी होती है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में बहुत मामूली तौर पे इंट्रोडक्शन है NCl3 का, इसलिए ज्यादा बवाल नहीं काटना है NCl3 के पीछे। हायर क्लासेस वाले को तो जम के पढ़ना होता है NCl3। अच्छा, ये फिलहाल मैं क्या बताता हूं, देखो ध्यान से। पहली चीजें, ये जो NF3, NCl3, NBr3, Ni3, आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, अच्छे से ध्यान से देखो। जो आपका ये सारा है, इसमें अकेला ये है जिसका डेल्टा H नेगेटिव होगा, बाकी सबका डेल्टा H पॉजिटिव होगा। वजह क्या है? जो आप ध्यान से सुनो, आपने जो NX3 बनाया तो इसके डेल्टा H में क्या सब होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2। बेटा ये बहुत ज्यादा है, मतलब ये वेरी लार्ज, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास यही है, समझ रहे हो? अब इसके बाद प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन भी आएगा। चलो ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अब साथ में माइनस आएगा NCl बॉन्ड फॉर्मेशन, NX बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छे से सुनना मेरी बात को, और इसकी संख्या होगी 6। अब ये नेगेटिव, ध्यान से सुन, अब इसका प्रॉब्लम क्या है? यही अकेला एकमात्र नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इसीलिए इसके पॉजिटिव आने की संभावना भरपूर है। क्लियर है? NF3 वाले में नेगेटिव आ जाएगा। NF3 वाले में नेगेटिव आने की वजह क्या है, इस बात को थोड़ा समझो। क्योंकि वहां पर ये जो तोड़ा जाता है ना F2 बॉन्ड, उसका बॉन्ड एनर्जी एक तो कम है। कितना? ध्यान से देखो, 150 के अराउंड, Cl2 में था 200। तो सोचो पर मोल 50-50 आपका प्लस में कम हो रहा है, तो पर मोल 50-50 कम हो रहा है, ऐसा 6 मोल आ रहा है, तो 300 मोल तो आपने वहीं पे कम कर लिया। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया? और नेगेटिव में जो NCl की वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है। तो एक तो नेगेटिव में ज्यादा है और पॉजिटिव में कम है, इसीलिए कुल मिला के NF3 का नेगेटिव आ गया। मेरी बातों को एक बार बाद में फिर से आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे एक बार शॉर्ट में और फिर से कह रहा हूं। मैंने बोला कि NF3 का नेगेटिव आने के पीछे क्या है लॉजिक, मैथमेटिकली सोचो। मैंने बोला यहां F2 आएगा, F2 का भी अभी आपने पढ़ा 150 के अराउंड है, और Cl2 का 200 के अराउंड है, तो पर मोल 50 बचा, कम लगा प्लस में, और ऐसा ऐसा आपने इसमें 6 लगाया है। सॉरी 6 नहीं, 3 लगाया ना, सॉरी 3 लगाया है दोस्त। तो जब 3 लगाया तो 50 इंटू 3 150, मैंने 300 बोल दिया था, सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। तो आपका 150 तो वहीं पे सेव हो गया, प्लस में 150 कम लगा, और नेगेटिव जब लोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी नेगेटिव में, तो कुल मिलाकर के फाइनली NF3 का नेगेटिव होगा। इसीलिए सिर्फ यही स्टेबल होगा। क्या लिखोगे? आउट ऑफ NX3 ओनली
NF3 इज स्टेबल, स्टेबल, ठीक है, नॉट हार्मफुल, हैजार्डस, हार्मफुल जो कह लो, एक्सप्लोसिव, कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। कौन? NF3, सिर्फ यही स्टेबल है। बाकी NCl3, NBr3, Ni3, ये सारे के सारे क्या हैं? अनस्टेबल एंड पावरफुल एक्सप्लोसिव्स। भाई साहब Ni3 तो आतंकवादी लोग इस्तेमाल करते हैं, Ni3, और जानिए ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट एज Ni3। क्या बोला मैंने बोला Ni3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप चाहेंगे कि Ni3 को बना के रखें, नहीं, इसका एक्सप्लोजन कैरेक्टर सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लोजन कैरेक्टर ऑफ Ni3 इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ NH3। क्या बोला मैंने? अच्छे से सुनो, अमोनिया डाल करके इसको रखा जाता, मतलब अमोनिया इसका प्रिजर्वेटिव हो गया, एक तरह से प्रिजर्वेटिव हो गया इसका। किसका? अमोनिया। किसका? Ni3 का। मतलब Ni3 को अमोनिया में स्टोर किया जाता है, तो ये Ni3NH3 बन के रहता है एक साथ, एडक्ट बन के रहता है। एडक्ट मतलब दोनों कंबाइन हो जाता है, लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इस फॉर्म में रखा जाता, मतलब वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो बोलो स्टेबिलिटी किधर की तरफ हो गई दोस्त? ऊपर की तरफ, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर किधर का हो गया? विस्फोट वाला कैरेक्टर किधर हो गया? नीचे की तरफ। आतंकवादी सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं? मिलिटेंट्स Ni3 को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। NF3 में फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाले कंपाउंड को मैंने बोला था हाथ से जल्दी छूते नहीं है, क्योंकि अगर गलती से HF वगैरह बन गया, हाइड्रोलिसिस वगैरह होकर के, तो आपका हाथ वाथ तो सब जल जाएगा। तो मैंने बोला था कि फ्लोरीन वाले कंपाउंड को बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, फिर भी NF3 में टेंशन नहीं है, NF3 इनहेल भी कर लोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर से भी जल्दी रिएक्ट करके HF वगैरह नहीं बनाता है। तो सोचो, जहां पर NF3 को खतरनाक होना चाहिए वो नहीं है, वो स्टेबल है। बाकी NCl3, NBr3 और Ni3 अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है, और सबसे तगड़ा तो कौन है? Ni3 है। ऑन एक्सप्लोजन, जब विस्फोट होता है तो काफी बड़े वॉल्यूम में N2 और X2 निकलता है, काफी बड़े वॉल्यूम में, इसीलिए काफी ज्यादा नुकसान होता है इससे, ठीक है। NF3 आजकल आपके सामने में जो आंख जिसमें गड़ाए हुए हो, आपके LED पैनल, आपकी स्क्रीन, उसमें NF3 का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन से कनेक्ट करने में बहुत सारी बातें उसमें, सीधा समझो कि LED पैनल, LCD पैनल, मोबाइल फोन, इन सब में NF3 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको बनाने में, ठीक है। डिस्प्ले में, डिस्प्ले के मैन्युफैक्चर में खास करके काफी ज्यादा, और ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। NF3 आपके कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों हजार गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है NF3, बहुत, आपके CO2 से हजारों हजार गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होता है NF3। और आप मोबाइल फोन तोड़ते हैं, वेस्ट करते हैं, टीवी टूटती है, कुछ भी टूटती है, ये सारा NF3 चला जाता है एटमॉस्फेरिक लेयर में ऊपर, ठीक है। तो हम लोग खुद ही अपने दुश्मन हैं, हम जितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं उतना ही ज्यादा अपना नुकसान भी कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप समझ रहे हैं। तो चलो खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको NH3 के बारे में थोड़ा सा समझाया, और समझाने के लिए ये मैंने समझाया कि क्यों नीचे के जाने तरफ आने पर क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टेबिलिटी कम होगी, उसका लॉजिक समझो। स्टेबिलिटी नीचे आने पर क्यों कम होगी, उसका लॉजिक समझो। उसका लॉजिक ये वाला है, नेगेटिव में नीचे आने पर कम होते जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू नीचे जाने पर बढ़ेगा। फिर से बता रहा हूं, नीचे जाने पर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि छोटा एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है रिलेटिवली। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटा एलिमेंट जब भी बॉन्ड बनाएगा
सेल छोटा वाला तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मतलब H सिंगल बॉन्ड H और Li सिंगल बॉन्ड Li में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? H सिंगल बॉन्ड H। C सिंगल बॉन्ड C और Si सिंगल बॉन्ड Si में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? C सिंगल बॉन्ड C। क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो वहां पर N सिंगल बॉन्ड F है, फ्लोरीन। N सिंगल बॉन्ड Cl है, क्लोरीन। N सिंगल बॉन्ड Br है, ब्रोमीन। सेल बढ़ रहा है, मतलब उसके बनने में धीरे धीरे एनर्जी कम रिलीज होगी। तो नेगेटिव वाला टर्म जब घटते जाएगा तो पॉजिटिव का वैल्यू नेट बढ़ते चले जाएगा। इसीलिए कंपाउंड और अनस्टेबल पर अनस्टेबल, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि NI3 एग्जिस्ट भी नहीं करता, अमोनिया डाल के उसको रखना पड़ता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर बड़ा मजेदार रहा होगा आपके लिए। हमने आज केमिकल बॉन्ड को बस इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपके सामने लाऊंगा वहां केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करूंगा, फिजिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करूंगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे पी ब्लॉक में एंटर करेंगे। तो दोस्तों बताते रहिए, जब वीडियो कंप्लीट हो तो हमारे अलग अलग माध्यम पर हमें फीडबैक देते रहे, हमें बताते रहे। हमारे माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकते हैं, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक का एप्लीकेशन हो सकता है, प्ले स्टोर पे जाकर के आप रिव्यू दे सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आप रिव्यू डाल सकते हैं। ठीक है, कि आपके लिए हम कैसा काम कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में खूबसूरत क्लास के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उम्मीद है आप हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।